आज हम अपने डेली टास्क वाले टॉपिक को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें हमारा जितना काम पिछली दफ़ा हो चुका उसके बाद आगे से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इस टाइम वही डॉक्यूमेंट ओपन है जिसको हमने रिमेनिंग डेली टास्क के नाम से सेव किया हुआ है। इसमें से वो सारे डेली टास्क माइनस कर दिए थे जो हम पहले देख चुके हैं। इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ अभी, इस वाले पॉइंट से। मेंटेन मंथली स्पेंडिंग फाइल, कुछ फ़र्क लगे तो रिपोर्ट। मेंटेन मंथली स्पेंडिंग फाइल, कुछ फ़र्क लगे तो रिपोर्ट। यहाँ पर वो जो डेली टास्क वाली फ़ाइल थी एक्सेल की, उसमें ये मंथली स्पेंडिंग की टैब है, ठीक है। अब इसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक अकाउंट है ट्रिप इंडिगो नाम से। आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिप इंडिगो नाम से अकाउंट है, आपको ये पता होना चाहिए इसका डेली बजट कितना है, इसका मंथली बजट कितना है। ये आपको क्लाइंट बताता है या आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा कि इसका डेली या मंथली बजट कितना है। अब आपने जब महीना स्टार्ट होना है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी सितंबर चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए सितंबर में कितने दिन हैं। आपने एक दफ़ा यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज चेंज कर देने, सही है। उसके बाद डेज़ पास, अब जैसे आज 25 तारीख़ है तो 24 दिन पास हो चुके हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ 24 दिन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डेज़ रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला छोटा सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेज़ रिमेनिंग चेंज हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी इस फाइल में एक इस जगह पर हाईलाइट किया हुआ होता था और एक इस जगह पर हाईलाइट किया हुआ होता था। ये दो चीज़ें रोज़ चेंज करनी होती हैं। कितने दिन गुजर गए, अब जैसे कल का दिन आएगा तो मैं यहाँ पर 25 लिख दूँगा, और कितना स्पेंड हो गया टिल यस्टरडे। टिल यस्टरडे से मेरी मुराद ये है कि यहाँ जब हमने डेट सेलेक्ट करनी है तो हमने दिस मंथ सेलेक्ट करना है। दिस मंथ में आज का दिन भी शामिल होता है, मतलब यहाँ 1 सितंबर से 25 सितंबर आ रहा है, लेकिन मुझे 1 सितंबर से 25 नहीं बल्कि 24 सितंबर चाहिए। तो मैंने 25 वाली जगह पर क्लिक करके 24 कर लिया है और अप्लाई कर दिया है। तो अब ये टिल यस्टरडे डेट सेलेक्ट हो गई 1 से 24 तक, और मैं देखता हूँ कि इसकी कॉस्ट टोटल कितनी लग चुकी है। तो इसकी टोटल कॉस्ट $287.42 लग चुकी है, 287.42। इससे पहले मैं ये लिखूं, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये दिखा देता हूँ कि पिछले महीने में इसका कितना स्पेंड हुआ है, कितनी कॉस्ट लगी है। पिछले महीने में इस पर लगे हैं 165 तकरीबन। उससे पिछले महीने में अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में इस पर लगे हैं $95 तकरीबन। अब इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो शायद मैंने ये बजट मंथली गलत लिख दिया है। मैं इसको फिर 200 कर देता हूं, ठीक है। डेली का बजट इसका, वो तो हम अकाउंट से भी देख सकते हैं। मंथली बजट हमें अक्सर नहीं पता होता। अब यहाँ पर लिखा है डेली बजट $48 पर डे। तो डेली का बजट अगर आपको अकाउंट पहली दफ़ा मिला है तो आपको अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना। मुझे एक दफ़ा टास्क मिला था, मुझे एक दफ़ा एक सीनियर से दूसरे सीनियर के अंडर काम करने का मौका मिला था। तो जब मैं दूसरे सीनियर के पास गया था तो जो उसका प्रीवियस मैनेजर था, उसने जिन अकाउंट्स पे काम किया हुआ था उसके साथ बैठकर, उसके टीम लीड के साथ बैठकर मैंने अपने पास एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया था जिसमें मैंने उससे ये पूछा था कि आपके जो सारे क्लाइंट्स हैं उनका काम आप किस तरीके से करते हो, आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हो, उसको कैसे रिपोर्ट करते हो। इस तरीके से मैंने वो सारा लिख लिया था। ये मैं उस फाइल पर गया हूँ, रूटीन वर्क्स, ये 2017 में सेव हुई है लास्ट टाइम फाइल, पर ये मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने, मतलब जब मैंने उस बंदे का टेक ओवर किया था, अकाउंट संभालना शुरू किया था, मतलब गो फ्लेयर के अंदर ही एक टीम से दूसरी टीम में, तो मैंने वहाँ पर कंप्लीट लिखा कि उनके पास कितने क्लाइंट्स हैं, पहले क्लाइंट का क्या नाम है, उस क्लाइंट के आगे से कौन कौन से अकाउंट्स हैं गूगल के, ठीक है, वो एडवर्ड्स में है
हम उसे मंथली रिपोर्टिंग भेजते हैं या वीकली रिपोर्ट्स भेजते हैं। जो जो चीज़ उसके बारे में उन सीनियर्स ने मुझे बताई वो मैंने अपने पास नोट कर ली, सो दैट बाद में मुझे बार बार उनसे पूछना ना पड़े। अलबत्ता ये फ़ाइल लिख कर एक दफ़ा मैं उनके पास दोबारा गया और फिर मैंने उनसे चेक कर लिया कि ये मैंने सही सारी चीज़ें लिख ली हैं, सो दैट मेरे पास कुछ गलत नोटेड ना आ जाए। तो ये चीज़ यानी डेली बजट, मंथली बजट, ये आपको सीनियर बताएगा पहली दफ़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको भी याद होना चाहिए। अभी ये 48 मैंने कहाँ से लिखा है? एडवर्ड्स अकाउंट से देखकर। $200 मैंने कहाँ से लिखा है? पिछले महीने का, उससे पिछले महीने का बजट देखकर, ठीक है। अब जो मेरा जहन काम कर रहा है, मेरे जहन के मुताबिक इसका बजट $300 था, तो चले मैं 300 ही लिख देता हूँ, $300 ही कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तो हम सिर्फ बात समझ रहे हैं, ठीक है। जो आदमी ये अकाउंट हैंडल कर रहा है, आपने सिंपल उससे पूछना है कि भाई इसका डेली बजट कितना है, इसका मंथली बजट कितना है। एंड फर्ज कीजिए हमारी सारी कंपनी भूल चुकी है कि इस अकाउंट का क्या डेली बजट है, क्या मंथली बजट है, तो एक दफ़ा कुछ लिख कर हम क्लाइंट से रिकन्फर्म कर सकते हैं कि वी आर स्पेंडिंग दिस मच पर मंथ एंड वी आर सपोज टू स्पेंड दिस मंथ, इज देयर एनी डिफरेंस, यू कैन लेट मी नो। एक दफ़ा रिकन्फर्म कर सकते हैं। अव्वल तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये कितना जो है वो कितना इसका बजट है। दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ, दिस मंथ सेलेक्ट करने के बजाय मैं तारीख भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बार दिस मंथ सेलेक्ट करके 25 को 24 करना मुझे ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो ये मैंने 25 को 24 कर दिया, यानी स्पेंड टिल यस्टरडे। 285 शायद आगे देखा था मैंने, 287.42। तो मैंने पहले आपको बताया था कि आपको ये दो डब्बे लिखने हैं, ये वाला बॉक्स रोज़ लिखना है, ये वाला बॉक्स रोज़ लिखना है। 287.42 आई थिंक यही था। अगर कोई फ़र्क भी है तो इट्स ओके, नो इशू। बहरहाल अब यहाँ लिखा हुआ है स्पेंड टिल यस्टरडे, आपने चेंज किया तो वो आपको बता रहा है कि बाकी आपका महीने का बजट $12.58 रह गया है। अभी दिन 6 रहते हैं, तो फिर आपका डेली बजट वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि 1.6 होना चाहिए, और आगे वो लिख रहा है कि अपना डेली बजट बदल कर $1 कर दो। अब बीइंग अ बिगिनर आप ये चेंज अकाउंट में ला नहीं सकते। वैसे भी देखो $48 डेली बजट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था अकाउंट में जिसकी वजह से 300 बताया गया, वरना 48 के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 1400 के अराउंड डॉलर्स पर मंथ बन जाता है बजट। तो इसलिए वरना तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका डेली बजट $48 है और ये फाइल आपको बता रही है कि आपका डेली बजट अब $1 होना चाहिए। तो 48 से $1 पर डेली बजट ले आओगे तो परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी? तो बेसिकली यहाँ मुझे पता है मंथली बजट के हिसाब से गड़बड़ है, डेली बजट के हिसाब से गड़बड़ है, इस वजह से ये अजीब सी सिचुएशन आ रही है। वरना अगर जैसे अब ये नीचे ज़ाहिर बात है फाइल किसी ने फिल करके ही मुझे भेजी हुई है, $250 डेली बजट है, मंथली बजट $7500 है, ये एग्जैक्ट है, 30 से समझो मल्टीप्लाई हुआ है। जिस दिन ये फाइल भेजी गई थी उस दिन 10 दिन पास हो चुके थे, 20 दिन रहते थे, यस्टरडे तक स्पेंड इतना हो चुका था, रिमेनिंग इतना था। अब डेली बजट 250 है, वो कह रहा है उसे बदल के 246 कर दो, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा सा फ़र्क है कि यार मैनेजेबल है, देखेंगे अगले दिनों में देखेंगे। इस फाइल को बनाने का मकसद यही है, फाइल को स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। अगर यहाँ ऊपर वाले सेल्स में देखोगे, इस जगह पर देखोगे अगर, तो जैसे आपने स्पेंड टिल यस्टरडे लिखा है उसने सिर्फ टोटल बजट में से स्पेंड टिल यस्टरडे को माइनस कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज से, ठीक है। एहतियातन उसमें से 0.5 मैंने मजीद माइनस कर दिया डॉलर्स में, और यहाँ पर उसको राउंड कर दिया है कि पता चल जाए कि पॉइंट के बगैर क्या फिगर हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पर आपको ये फार्मूलाज भी देखने पड़ेंगे, हेल्प उनमें से भी चाहिए होगी आपको अगर ना समझ आए कि इन फार्मूलाज का क्या यूज़ है या कैसे यूज़ हो रहा है। पर इस फाइल का यूज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ अचानक आप सरप्राइज ना हो जाओ जब आप रोज़ाना यहाँ अपडेट कर रहे होगे। जैसे देखो अभी फ़िलहाल अगर कोई ये $1 देखे और ये वाला डेली बजट $48 देखे तो इट शुड बी अ सरप्राइज फॉर हिम और हर। लेकिन अगर आप रोज़ाना ये फाइल अपडेट कर रहे थे, ठीक है, और अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे थे, तो फिर ऐसा सरप्राइज़ आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट जो है वो आपको ये कहता है, हम एक सिनेरियो सपोज कर रहे हैं कि आपका मंथली बजट $300 है, पिछली दफ़ा 165 खर्च हुआ, उससे पिछली दफ़ा 95 खर्च हुआ, यानी ऐसे समझ लें एक दफ़ा 100 खर्च हुआ, एक दफ़ा 200 खर्च हुआ, तो इस दफ़ा 400 क्यों खर्च हो गया? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। तो ये फाइल आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है, मतलब बजाय एट द एंड ऑफ द मंथ आप जाकर परेशान हो रहे हो, आप रोज़ाना को रोज़ाना अपना बजट देख सकते हैं कि हमारा बजट सही तरीके से चल रहा है या नहीं। आपने सिर्फ एक डे पास रोज़ाना अपडेट करना है
और दूसरा स्पेंड टिल यस्टरडे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दो चीज़ रोज़ की रोज़ फिल करनी है और मंथ के डेज जो है, नंबर ऑफ डेज, वो आपने महीने में एक दफ़ा जब महीना बदलेगा उस टाइम आपने, जैसे अब यहाँ मंथ ऑफ अक्टूबर लिखते हो अगर, तो टोटल डेज 31 कर दोगे। साथ में ईयर भी होना चाहिए सो दैट रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है, हर मंथ की फाइल बनाकर उसको पीछे सेव किया जाए फोल्डर में, सो दैट पीछे कहीं जाकर आपको देखना हो तो आपको हर टाइम एडवर्ड्स में जाने की ज़रूरत ना हो, आपके अपने नोट्स की शक्ल में ये फाइल आपके पास मौजूद हो। ठीक है, वैसे इस फाइल को सेव रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी किसी ना किसी जगह पर काम आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पॉइंट था, मेंटेन मंथली स्पेंडिंग फाइल। कुछ फ़र्क लगे तो रिपोर्ट, यानी अगर बजट बदलने को वो कुछ ज़्यादा कह रहा है तो फिर आपको जो है वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, बीइंग अ बिगनर, यानी आप उस पर काम उस तरीके से नहीं कर सकते। ऐड कॉपीज़ में जाके देखना है कोई ऐड डिसअप्रूव तो नहीं, तो इसका तरीकाकार बता रहा हूँ, साथ में उसका यूज़ बता रहा हूँ कि हम क्यों देखते हैं। एड्स एंड एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और स्टेटस में जाकर नॉट एलिजिबल या डिसअप्रूव जो भी वहाँ ऑप्शन आ रही होगी, अब ये देखिए ये सबसे ऊपर वाला ऐड डिसअप्रूव्ड है। ठीक है, और इसका एरर इमेज क्वालिटी का है, उसको आप रीड द पॉलिसी कर सकते हो कि वो इमेज क्वालिटी से उसकी क्या मुराद है। अब अगर आप तो मार्केटिंग भी कर रहे हो और साथ में डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो तो फिर तो ये एरर आपने खुद ही दूर करना है इमेज क्वालिटी इंप्रूव करके। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिपोर्ट इट टू योर डिज़ाइनर और योर क्लाइंट सो दैट वो अपने डिज़ाइनर से आपको अपडेट करवा कर इमेज दे सके। अलबत्ता पॉलिसी रीड करके आप देख सकते हो। मैं यही डिसअप्रूव्ड ऐड ही देखने आया था। यहाँ पर प्रोसेस ये हो सकता है कि आप स्टेटस का फ़िल्टर लगा लें, स्टेटस का फ़िल्टर लगा लें और स्टेटस के अंदर जो है वो आप नॉट एलिजिबल सेलेक्ट कर लें। डिसअप्रूव का तो मेरे ख्याल से स्टेटस यहाँ मौजूद नहीं है, नॉट एलिजिबल का मौजूद है। अप्लाई करेंगे तो जितने एड्स डिसअप्रूव रीज़न की वजह से नॉट एलिजिबल होंगे या किसी और वजह से, वो यहाँ टोटल नंबर भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ वो एड्स भी नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ़र्ज़ कीजिए अकाउंट में सारे एड्स डिसअप्रूव हुए हैं तो फिर उसका यूज़ नहीं है, अकाउंट चल नहीं रहा है बेसिकली। अच्छा, इसी तरह कीवर्ड में से लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स में से लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, फर्स्ट पेज मिसिंग, सॉरी ये यहाँ लफ्ज़ मिस हो गया, फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड्स या रेयरली शोन कीवर्ड्स रिपोर्ट करने हैं। स्टेटस बदलता रहता है, एडवर्ड्स अपडेट होता रहता है। एक चीज़ इसमें से बता देता हूँ, लो सर्च वॉल्यूम भी स्टेटस में आएगा, फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड भी आपका स्टेटस वाले कॉलम में ही आएगा, लेकिन कीवर्ड्स के स्टेटस में, ऐड कॉपीज़ के स्टेटस में नहीं। और आखिर में रेयरली शोन कीवर्ड्स भी उधर ही आएंगे। आप याद ये रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कीवर्ड जो हैं वो एलिजिबल होने चाहिए सो दैट आपका अकाउंट चल सके। अगर आपके फ़र्ज़ कीजिए 200 कीवर्ड्स हैं और उसमें से 2 एलिजिबल हैं और बाकी सारे मुख्तलिफ तरह के स्टेटस उसमें लगे हुए हैं, जैसे अब ये देखिए ये कुछ एलिजिबल है और ये वाला नॉट एलिजिबल है, उसकी रीज़न साथ में लो सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइम बीइंग अ बिगनर ऑप्शन ये है कि आपने इसको रिपोर्ट कर देना, जो आपकी इस फाइल के अंदर मेरे ख्याल से इसकी रिपोर्टिंग भी है। डिसअप्रूव्ड एड्स हमने देख लिए। फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड, यहाँ पर भी बिड का लफ्ज़ मिसिंग है और लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। ये बेसिकली ये वाली शीट फिर अब हमारी पूरी हो गई है, इस शीट में कुछ नहीं रह गया। यहाँ आपने बेसिकली इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे ये रिपोर्ट हुआ है कि जी 145/336 यानी टोटल कीवर्ड्स 336 हैं, उसमें से आपके लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स 145 हैं। ठीक है, तो सीनियर देखकर ये अंदाज़ा कर सकेगा कि इस अकाउंट में मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। ये ऊपर से मैं येलो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये शीट, ये टैब हमने पूरी कर ली है। तो ये 2 टैब्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं डेली टास्क के हिसाब से, इनमें मज़ीद कुछ देखने वाला नहीं है। अदर टास्क के अंदर ये एक पॉइंट रहता है, इस पर बाद में आते हैं। फिलहाल मैंने आपको स्टेटस कीवर्ड्स का स्टेटस देखना बताया है कि आपने लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स देखने हैं, फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड देखने हैं। रेयरली शोन वाला स्टेटस मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो चुका है, बट अगर वो भी आ रहा हो तो वो भी नॉट एलिजिबल ही होता है। रेयरली शोन मतलब कभी कभी दिखाया जाएगा। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल होने चाहिए सो दैट आप जो है वो जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप बिड कर रहे हो वो वैसी खाम का बिड पड़ी हुई ना हो, बल्कि उसके अगेंस्ट आपको डाटा आ रहा हो। कन्वर्जन देखनी है एडवर्ड्स में 2 जगह से, तादाद सेम हो, कंपेन्स के पेज से भी और कन्वर्जन वाले पेज से भी। बेसिकली आप कंपेन्स वाले सफ़े पर जाएं, अगर कॉलम ना डला हुआ हो तो मॉडिफाई कॉलम्स में जाकर आप कॉलम ऐड कर लेंगे और
तो ये हम कंपेन्स वाले सफ़े पर हैं। यहाँ अगर कॉलम नहीं मौजूद तो यहाँ से मॉडिफाई कॉलम में जाकर ऐड कर लीजिए। अव्वल तो यहाँ पर कॉलम मौजूद है, ये कन्वर्जेंस का कॉलम है। यहाँ से आपने देखनी है कि दिस मंथ में टोटल अकाउंट में कितनी कन्वर्जन्स हैं। ये आपकी एक्सेल वाली फाइल में रिपोर्ट भी हो रही है, एक्सेल वाली फाइल में रिपोर्ट भी हो रही है। यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन्स याद रखिए ये यस्टरडे की नहीं है, ये लिखा हुआ है कन्वर्जन डिटेल्स फॉर दिस मंथ, ये सिर्फ यस्टरडे की नहीं है। यहाँ आपने नंबर ऑफ कन्वर्जन्स लिखना है और इससे आगे यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन का भी कॉलम बना हुआ है, सेल बना हुआ है। कॉस्ट पर कन्वर्जन वो है इस केस में $19.16, $19.16। अब यहाँ याद रखिएगा इस टाइम हम जिस अकाउंट की लिख रहे हैं वो है ट्रिप इंडिगो। हर अकाउंट का थोड़ा सा व्यू चेंज होता है। ट्रिप इंडिगो के अंदर हम अपनी जो कन्वर्जेंस हैं वो यहाँ से रिपोर्ट नहीं करते, ये हमने रिपोर्टिंग वाले काम में देखा हुआ है कि इसकी कन्वर्जेंस हम ट्रांजैक्शंस एनालिटिक्स में से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ ट्रिप इंडिगो के लिए है, यूजुअली ऐसे नहीं है। यूजुअली हम यहीं से कन्वर्जेंस देखते हैं, इसलिए मैंने आपको यही वाली कन्वर्जेंस देखना बताई है। वो अगर हम ट्रिप इंडिगो की स्पेशली वीकली रिपोर्ट की मंथली रिपोर्ट की वीडियो देख रहे होते तो वहाँ पर मैं आपको बताता कि वो वाली ट्रांजैक्शंस, वो वाली कन्वर्जेंस आपने कैसे लिखनी है। बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ था कन्वर्जेंस देखनी है एडवर्ड्स में दो जगह से कि तादाद में सेम हो, कंपेन्स के पेज से भी और कन्वर्जन वाले पेज से भी। कंपेन्स के पेज से हमने देख लिया और उसके बाद यहाँ से कन्वर्जेंस वाले पेज में, कन्वर्जेंस वाले पेज में ही मैंने बोला था। कन्वर्जन वाले पेज पर आप गया हूँ यहाँ से टूल्स एंड सेटिंग में और वहाँ से कन्वर्जेंस, नंबर ऑफ कन्वर्जन सेम होनी चाहिए। अच्छा, ऊपर डेट भी ऑब्वियसली सेम होगी तभी हो सकती है। अब यहाँ पर ये देखिए ये आपकी 8 और 7 टोटल 15 ही ट्रांजैक्शंस बनती हैं, 15 ही कन्वर्जन्स बनती हैं। तो ये बेसिकली आपकी सेम होनी चाहिए, यानी अगर फ़र्क हो तो एज अ बिगिनर तो आप रिपोर्ट करोगे कि जी ये फ़र्क है, वहाँ पे कन्वर्जन्स इतनी नज़र आती हैं, यहाँ इतनी नज़र आती हैं। और अगर फ़र्क ना हो, जब आप बिगिनर नहीं रहेंगे तब आपको वो फ़र्क की रीज़न ढूंढनी होगी। बेसिकली यहाँ पर मॉडल्स होते हैं कन्वर्जन सेटअप करते हुए, कन्वर्जन का हमारा है टास्क थिंग्स टू लर्न में। अगर हम कन्वर्जन सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पर कन्वर्जन मॉडल्स होते हैं, फर्स्ट क्लिक मॉडल, लास्ट क्लिक मॉडल। इस तरह के फ़र्क से भी नंबर ऑफ कन्वर्जन में फ़र्क आ सकता है। कोड गलत पेज पर डला हुआ होगा अगर कन्वर्जन वाला, तो भी कन्वर्जन की तादाद में फ़र्क आ सकता है और इस तरीके से और भी एरर्स हो सकते हैं। फ़िलहाल मैंने मुख्तसर सी बात की है क्योंकि वो अभी के लिहाज से मुख्तसर ही बात होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ अगला पॉइंट लिखा हुआ है फिर एनालिटिक्स में भी चीज़ें ऐसे ही देखनी हैं, स्पेशली कन्वर्जन्स। अब यहाँ ये मुख्तसर सा पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि हम एनालिटिक्स को एडवर्ड से थोड़ा सा अलग रखते हैं। एनालिटिक्स का काम हम थोड़ा सा अलग सीखते हैं टाइम के लिहाज से। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता जाएगा एनालिटिक्स में रिपोर्टिंग करते हुए चीज़ों को देखना, एनालिटिक्स का डाटा कहाँ से आपने उसमें से क्या एनालिसिस करना है। बट ये याद रखिएगा एनालिटिक्स का लेवल प्रो लेवल है, एनालिटिक्स का लेवल सिंपल लेवल नहीं है, बिगनर लेवल नहीं है। एडवर्ड्स के अंदर अगर हमारा हाथ बैठ जाए उसके बाद हमें एनालिटिक्स की तरफ देखना चाहिए। यहाँ पॉइंट जो मैंने अभी साफ किया उसमें ये भी लिखा हुआ था कि एनालिटिक्स में फिर चीज़ें देखनी है इसी तरीके से, स्पेशली कन्वर्जन्स। तो वो वहाँ पर कन्वर्जन्स का टेबल होता है, वो फिर किसी दिन देख रहे होंगे, रिपोर्टिंग अगर ट्रिप इंडिगो की कर रहे होंगे तो उस वीडियो में वो चीज़ इंशाल्लाह आ जाएगी। अब मैं ये नीचे वाले पॉइंट्स, मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट और कंपेन, इसमें ऐसा कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि जो सब कुछ हमने किया है वो अकाउंट की मैनेजमेंट ही है। डेली बजट यूजेज एनालिसिस हो या मंथली बजट यूजेज एनालिसिस हो, ये वो जो मंथली स्पेंडिंग फाइल है उसकी मदद से ये हो जाता है। डिवाइसेस डाटा एनालिसिस टू कलेक्ट डाटा अबाउट टॉप डिवाइस, इसके ऊपर अगर बात करूं तो यहाँ गूगल एड्स वाले पेज में लेफ्ट कॉलम के अंदर बिल्कुल नीचे मेरे ख्याल से डिवाइसेस होते हैं, शो मोर पर क्लिक किया है मैंने, ये लिखा हुआ है डिवाइसेस। इसमें वो आपको बताएगा कि टैबलेट से क्या रिजल्ट आया है। यस्टरडे जो है वो हम बात कर रहे हैं, डेट ऊपर ज़्यादा सिलेक्टेड है। कंप्यूटर से क्या रिजल्ट आया है, टैबलेट से क्या रिजल्ट आया है, मोबाइल फ़ोन से क्या रिजल्ट आया, हर कंपेन का अलग अलग वो बता रहा है। अब फ़र्ज़ कीजिए आपको मोबाइल फ़ोन से कन्वर्जन तो मिलती है लेकिन उस कन्वर्जन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ती है, इतनी महंगी पड़ती है
कि आप चाहते हो मोबाइल पर हमारा ऐड नज़र ना आए। यहाँ कोई बटन नहीं है कि मोबाइल फ़ोन पर ऐड नज़र ना आए। बेसिकली ये बिड एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर पर अगर ऐड नज़र नहीं लाना आपने, तो यहाँ डिक्रीज़ में आप 100% डिक्रीज़ कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर बिड $2 है तो वो 100% डिक्रीज़ होकर, यहाँ उसने $10 को 0 लिखा हुआ है, तो $2 भी अगर बिड होगी तो वो 100% डिक्रीज़ होकर 0 हो जाएगी। इसका मतलब है डेस्कटॉप पर ऐड नज़र आना रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर चाहिए किसी जगह से, किसी डिवाइस से, आपको डेटा अच्छा लग रहा है कि यार इस पर से तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। इंक्रीज़ बाय 10%, इंक्रीज़ बाय 20%, इंक्रीज़ बाय 30% और 50%, इवन 100%। अब यहाँ वो बता रहा है कि अगर $10 की बिड होगी तो वो उसको $15 काउंट करेगा। आपने अगर $10 लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ अगर एडजस्टमेंट की हुई होगी, ये कंपेन वाइज अलग अलग भी हो सकता है, और ओवरऑल सारी कंपेन्स में भी आप एक चीज़ एडजस्ट कर सकते हो कि जो सेटिंग आपने यहाँ की है वही सेटिंग आपने यहाँ पर भी कर दी, और इसी तरह नीचे वाली कंपेन्स के अंदर भी। अब जो बात हमने ऊपर देखी है डिवाइसेस के हिसाब से, वही पॉइंट यहाँ नीचे भी लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मेरे जहन में 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे थे जब मैं ये लिख रहा था। अब यहाँ पर एक ये लोकेशन डेटा एनालिसिस टू कलेक्ट डेटा अबाउट टॉप लोकेशन, या और ऑफ द डे रिपोर्ट एनालिसिस टू कलेक्ट डेटा अबाउट टॉप आवर्स। तो हमने 2 चीज़ें और देखनी है, लोकेशन और डेली का, यानी सुबह 11 बजे क्या डाटा आ रहा है, 10 बजे क्या डाटा आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये देखो, ये लोकेशंस है और ये ऐड स्केड्यूल है, यहाँ से दोनों बातें आपकी निकल आएंगी। जो बंदा यहाँ तक डेली टास्क परफॉर्म करता हुआ आ जाएगा, उसको ये लोकेशन में से डाटा देखना और ऐड स्केड्यूल में से डाटा देखना अगर नहीं आता, यानी मैं क्लिक नहीं कर रहा और आपको अगर नहीं आता, तो आपको दोबारा से डेली टास्क की वीडियो देखनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपने फिर पिछली चीज़ें सही तरीके से की नहीं है। क्लिक करके उनको देखना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। टॉप लोकेशन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं या सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं, अब ये डिपेंड करता है। जैसे अब फ्रेश एक्सप्रेस से हमारा एक क्लाइंट है, उसके लिए इंप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारी टॉप लोकेशन होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रिप इंडिगो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ट्रांजेक्शंस हैं, तो जहाँ से ज़्यादा ट्रांजेक्शंस आ रही हैं वो टॉप लोकेशन है। जिस टाइम पर ज़्यादा हमारे आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस, वो टॉप आवर होगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए ऐड स्केड्यूल में जा रहा हूँ। हम ऐड स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि हमारा ऐड कितने बजे से कितने बजे तक चले। जैसे अब ये देखिए, मंडे को रात 12 से सुबह 5 तक चलने के बाद फिर सुबह 5 से शाम 7 बजे तक चल रही है, उसके इसको अलग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर बिड -30% कम की गई है। उसी तरह एडजस्ट किया जैसे पिछले सफ़े पर बताया था डिवाइसेस के लिए, और इस टाइम के लिए 30% बिड बढ़ाई गई है। यानी रात को हम अपने एड्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, लेकिन सुबह 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हम अपने ऐड पर फोकस कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन योर कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट, और आपकी कोई स्ट्रेटजी जो आप अपने क्लाइंट से शेयर करते हैं कि हम इस तरीके से करके देखते हैं, रात को बिड कम करके देखते हैं, दिन में बजट ज़्यादा स्पेंड हो, रात में कम स्पेंड हो, या रात में ज़्यादा स्पेंड हो, दिन में कम स्पेंड हो, वगैरह वगैरह। जैसे फ़र्ज़ कीजिए संडे को एक फंक्शन है और आप उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो संडे के बाद नहीं होनी चाहिए वो एडवर्टीजमेंट, संडे से पहले होनी चाहिए। अब कितनी सीटें अवेलेबल हैं, जब वो सीटें फिल हो जाए तब भी एडवर्टीजमेंट रुक जानी चाहिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें देखते हुए आप एक स्केड्यूल भी बना सकते हैं, जो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको सबसे अच्छी इनपुट दे सकता है। पर यहाँ पर आप एडिट में जाकर यहाँ से कंपेन सेलेक्ट करके कि कौन सी कंपेन पर आप जो है स्केड्यूल अपना देना चाहते हो, ऑल डे पर करना है या सिर्फ मंडे पर करना है, किसी एक दिन पर करना है, या मंडे टू फ्राइडे, या सिर्फ वीकेंड पे कंपेन चलानी है, अलग अलग भी बना सकते हो। एक दफ़ा मंडे सेलेक्ट करो, उधर जो है वो एक टाइम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, फिर दोबारा मंडे सेलेक्ट करो ऐड करके, उसमें फिर कोई और टाइम लिख दो। जैसे आपने अभी देखा है कि ये एक ही कंपेन के लिए यहाँ रात 12 से सुबह 5 है और फिर सुबह 5 से शाम 7 है, और इसमें फ़र्क आपका बिड का है। और आप देख रहे हो किसी कंपेन पे सिर्फ 5% बिड इंक्रीमेंट लगा हुआ है और किसी कंपेन पे -30% डिक्रीमेंट है बेसिकली ये, और नीचे 30% का इंक्रीमेंट भी है, लेकिन वो डे टाइम में और ये नाइट टाइम में। तो ये हमने 2 पॉइंट्स इकट्ठे देख लिए, लोकेशन का डाटा एनालाइज करना, और नंबर 2 पर और ऑफ द डे रिपोर्ट, यानी रात 12 बजे रिजल्ट अच्छा आ रहा है या दिन में 2 बजे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जब हमें पता चलेगा ये हमारे टॉप आवर्स हैं, ये हमारे टॉप आवर्स हैं, तो फिर जो बेकार आवर्स हैं उस पर आप ऐड रोक भी सकते हो। आपका ऐड सुबह 9 से 5 तक चले। फ़र्ज़ कीजिए आप एक ऐसी कंपनी का ऐड चला रहे हैं जिन्होंने कॉल्स रिसीव करनी है, और वो कॉल्स रिसीव करते हैं सुबह 9 से 11 बजे तक,
तो सिर्फ 2 घंटे ये ऐड चलना चाहिए, क्योंकि अगर 12 बजे ऐड चलेगा और लोग कॉल करेंगे तो आके कॉल रिसीव करने वाला नहीं बैठा हुआ हो। हमारा एक क्लाइंट था, अपना ही दोस्त ही था बेसिकली, shoppinghut.pk, उसके जब ऐड चलते थे हम उसका ऐड तब लाइव करते थे जब वो लोग अवेलेबल होकर सिस्टम के आगे बैठते थे, सो दैट जब क्यूरी आएगी कि भाई ये रुमाल हमारे इस कलर का आपने तस्वीर लगाई हुई है, इस कलर में है, ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश फला फला कलर में है, तो वो जो क्यूरीज आएंगी वो रिप्लाई नहीं होंगी अगर, तो फिर आपको ऐड चलाने का फायदा नहीं। तो इसलिए डिपेंड्स अपॉन बिजनेस, अपॉन निश, कि वो कौन से टाइम पर जो है वो आपको ऐड चलाना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये पॉइंट उन सारे डेली टास्क को करते हुए परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए, तो वो अकाउंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये पॉइंट्स कुछ डिफरेंट है, थोड़े सारे डिफरेंट है। ये देख लीजिए, फाइनल यूआरएल टेस्टिंग टू फाइंड एनी एरर एट द लैंडिंग पेज लेवल। ये जो हमने फाइनल यूआरएल टेस्टिंग देखा था पहले, उसमें सिर्फ जुमला आगे ऐड हुआ, मेमो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि हम जो है वो फाइनल यूआरएल चेक कर रहे हैं, यानी हम लैंडिंग पेजेस चेक कर रहे हैं, सो दैट हमें पता हो कि हमारी वेबसाइट सही तरीके से खुल रही है या नहीं। इसी तरह हमने अपनी ऐड कॉपीज या ऐड एक्सटेंशंस की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया है कि कल कैसी परफॉर्मेंस थी, आज कैसी परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में कैसी चल रही है। जिस ऐड कॉपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही उसे पॉज करें, जिस हेडलाइन की जगह नई हेडलाइन डालनी है वो करें, वगैरह वगैरह। एनालाइज करना इज समथिंग एल्स एंड परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग एल्स। आप एनालाइज करते हो कि ये ऐड कॉपी अच्छी नहीं है, फिर उसका सोल्यूशन भी देना है, इसकी जगह हम फलां ऐड कॉपी इस्तेमाल करते हैं, या फर्ज कीजिए आप कहते हैं ये हेडलाइन इतनी मजे की नहीं लग रही, इसकी जगह हम फलां हेडलाइन इस्तेमाल करते हैं। और सेम यही चीज़ आपकी कीवर्ड लेवल पर भी हो सकती है। आपने उसका स्टेटस इंप्रूव करना है। अगर आपका लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड स्टेटस है तो कीवर्ड के अंदर कोई ऐसी चेंज कीजिए, कोई वर्ड्स रिमूव कीजिए या कोई वर्ड ऐड कीजिए, सो दैट उसका लो सर्च वॉल्यूम से स्टेटस चेंज होकर एलिजिबल हो जाए। या अगर फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड था तो उसकी बिड इंक्रीज कीजिए, सो दैट उसका जो है वो फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड का जो स्टेटस है वो खत्म हो जाए, वगैरह वगैरह। ऊपर वाले पॉइंट में जा रहा हूँ, यहाँ पर डिसअप्रूव्ड एड्स का जिक्र है, ये हम पहले देख चुके हैं। फर्स्ट पेज बिड मिसिंग कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 3 दफ़ा 4 दफ़ा अलग अलग टाइम पर मैसेज टाइप किए थे, तो सेम चीज़ें उसमें रिपीट हो रही हैं। लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी हो चुके हैं। मंथली स्पेंडिंग एंड रिमेनिंग बजट, ये हमने फाइल देखी है। और ये जो नीचे लिखा हुआ यही कुछ इधर नीचे भी है। जैसे अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है एवरेज सीपीसी एनालिसिस, तो यहाँ पर ये एवरेज सीपीसी की बात हो रही है। सीटीआर एनालिसिस, तो ये सीटीआर की बात हो रही है। इसी तरीके से ये बिड एडजस्टमेंट की बात हो रही है। पर अब मेरे ख्याल से बाकी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि आज भी हमारी अच्छी खासी चीज़ें डिस्कस हो गई। ये सीखने जाए तो इतने पर कंसंट्रेशन करना बेहतर रहेगा। तो इसके साथ ये हमारा पार्ट बी जो थोड़ा मुख्तसर रहा है, पार्ट ए की निस्बत, वो हम ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह पार्ट सी जब शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो इंशाल्लाह उसमें फिर जो बाकी रिमेनिंग डेली टास्क रह गए हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से कवर कर सकें।